हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज ये आप लोगों के लिए क्लास 11th के जो सेकंड वीडियो में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो में लेके आया था उस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज की ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर सेकंड है। और इस सेकंड नंबर वीडियो में हम दोस्तों क्या जानने वाले हैं, इस सेकंड नंबर वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी बेसिस जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो है हम सवाल कर रहे हैं। और उन्हीं सवालों के साथ साथ एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए कि उस एनसीईआरटी में लिखे गए कठिन शब्दों का सरल भाषा में उसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आप लोगों के लिए जो समझ में आपको आए वही आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी जो कि क्लास 12th का पैटर्न है, 12th का जो बुक है और 11th का जो बुक है, तो मैं तो अभी ये 11th का वीडियो लेके आया हूँ। 12th की जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उस 12th की वीडियो में मैं फिजिक्स को कंटिन्यू करूंगा और फिर मैं 11th की भी फिजिक्स को कंटिन्यू करूंगा। उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय को भी न गवाएं, वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा हुआ था कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि हमारा रसायन विज्ञान जो है, इस रसायन विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और पदार्थ को हम डिवाइड किए थे दो पार्ट में। पदार्थ को उसके अवस्था के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर, उसे दो गुण होते हैं पदार्थ में। एक उसका भौतिक गुण होता है, फिजिकल नेचर होता है, या फिर फिजिकल हम प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, और दूसरा बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन दो गुणों के आधार पर हम क्या किए थे, पदार्थ को दो भाग में बांटे हुए थे। ठीक है, हम एक रासायनिक गुण के आधार पर बांटे हुए थे, जो कि रासायनिक गुण के आधार पर, और दूसरा हम भौतिक गुण के आधार पर बांटे हुए थे। भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को 5 भागों में बांटे हुए थे, जिसमें ठोस, द्रव और गैस की चर्चा कर रहे थे। और रासायनिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को 2 भाग में बांटे हुए थे, एक था शुद्ध पदार्थ, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। वहां से ही हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्लास 11th का जो चैप्टर है उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग कि हमारा यहाँ पर आगे क्या है। तो देखिए, एनसीईआरटी क्लास 11th की केमिस्ट्री है, वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या उन अवधारणाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है कि रसायन विज्ञान क्या है। तो कहा जाता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, पदार्थ के गुणधर्म, मतलब पदार्थ के संगठन, उसके गुणधर्म और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन एवं और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ये कहा जाता है, हम यानी कि कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं, मतलब पदार्थ का संगठन, पदार्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ है, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। फिर इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि वह पदार्थ जो है उसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। फिर इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं दोस्तों कि पदार्थ में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों कि रॉयड हाफमैन के अनुसार, जो कि आपकी किताब के शुरू ही फर्स्ट पेज में, फ्रंट पेज में ही लिखा गया है कि रॉयड हाफमैन के अनुसार क्या कहा जाता है। रॉयड हाफमैन कहते हैं कि रसायन विज्ञान जो है यह अणुओं और परमाणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा था, रॉयड हाफमैन ने कहा था कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है। रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के रूपांतरण के विज्ञान है। कहा जाता है कि इन्होंने क्या कहा था, रॉयड हाफमैन ने, इन्होंने ये कहा था कि रसायन विज्ञान जो है अणुओं और परमाणुओं का रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु या बल्कि, यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु या बल्कि, अपितु लिखता है या बल्कि लिखता है, उन 100 तत्वों से निर्मित असंख्य पदार्थों के या असंख्य प्रकार के परमाणुओं का विज्ञान है। ये किसने कहा था, रॉयड हाफमैन ने कहा था, जो कि एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट और फ्रंट पेज पे ही लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर आते हैं, एक साइंटिस्ट है जो कि ये एबीसी जो प्रकाशन का बुक है, मैं उस प्रकाशन के बुक से लिया हूँ। तो एबीसी प्रकाशन में पीडब्ल्यू एटकिन जो है वो भी एक केमिस्ट है। उनके अनुसार कहा जाता है कि केमिस्ट्री जो है ना, जो रसायन शास्त्र जो है केमिस्ट्री, वह क्या है, पदार्थों के गुण, पदार्थ की संरचना तथा रूपांतरण का अध्ययन। ऑलमोस्ट अगर देखें ना, सभी ने वही चीज बताया है कि रसायन शास्त्र क्या है, पदार्थ के गुण और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा गया है कि रसायन विज्ञान जो है वह रसायन विज्ञान अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। तो यहाँ पर देखिए, रसायन विज्ञान को परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। इन सभी चीजों को भी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम रसायन विज्ञान की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के शुरुआत के क्रम में दोस्तों बात क्या आती है, बात ये आती है कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलती है, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दिन और रात को होना, जैसे दही का फट जाना, दूध का फट जाना, जैसे भोजन का दुर्गंधित हो जाना, जैसे शरीर का विकास होना, जैसे हम देखें तो लोहे को पिघलाकर उसका आकार चेंज कर देना, जैसे हम देखें तो बल्ब ये जो जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, इसके प्रकाश में हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि बल्ब का जलना, बल्ब का बंद हो जाना, ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इन सभी परिवर्तनों के पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो इन सभी परिवर्तनों में हमारे पास आता है, जो चीज आता है वो है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र ही इसके अंदर होने वाले परिवर्तन, ये जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र में क्या होता है। तो रसायन शास्त्र में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, यहां से देखेंगे थोड़ा सा नीचे, कि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रसायन शास्त्र में जो ये परिवर्तन है ना दोस्तों, यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे हम यहाँ पर ऊपर के वीडियो में समझते हैं, देखते हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, परिवर्तन की अगर हम बात करें तो परिवर्तन क्या है दोस्तों, कहा जाता है कि परिवर्तन हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम चर्चा करें कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा कुछ हम बेसिक, हम उसका परिभाषा नहीं बता रहे हैं, बस हम आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे समझ सकते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों जिसमें पदार्थ की भौतिक संरचना, इसमें परिवर्तन हो, लेकिन वो भी जो है ना वो तत्क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो। जो अस्थायी हो तो समझ रहे हैं ना, अस्थायी का मतलब ये है, जैसे हम समझाते हैं आपको, हमारे पास जल है, जल को हम ठंडा किए, बर्फ बन गया। ठीक है, तो देखो बर्फ है, उस बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो ठोस अवस्था में है बर्फ, बर्फ से क्या बन गया, पानी, द्रव अवस्था में आ गया, और फिर पानी को फिर गर्म किए, वो क्या बन गया, गैस, गैस अवस्था में आ गया। तो क्या हो रहा है कि, और फिर गैस को जैसे ठंडा करेंगे द्रव बनेगा, और द्रव को फिर ठंडा करेंगे क्या बनेगा, ठोस बनेगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर है दोस्तों जल, ठीक है, यहाँ पर है बर्फ, बर्फ, जल और वाष्प। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि बर्फ को जैसे हम गर्म करेंगे जल बनेगा, जल को जैसे ही गर्म करेंगे वाष्प बनेगा, और वाष्प को जैसे ही ठंडा करेंगे जल बनेगा, और जल से फिर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है ना दोस्तों, यह अस्थायी परिवर्तन है। मतलब बर्फ से हम जल भी बना सकते हैं, बर्फ से हम वाष्प भी बना सकते हैं, वाष्प से जल भी बना सकते हैं, वाष्प से बर्फ भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेबल है, यह परिवर्तन योग्य है, इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग है इसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसमें अंतर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखें कि ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। हम कह सकते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल ले ले, जैसे बल्ब का प्रकाशित होना, हमारे पास जो बल्ब अभी प्रकाशित हो रहा है, इसमें बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा बह रही है, और विद्युत धारा के बहने के कारण यह बल्ब जो है प्रकाशित हो गया।
हालांकि वो अलग बात है कि अभी एलईडी बल्ब आ चुके हैं, और इससे पहले जो आते थे वो जो नियॉन गैस वाले बल्ब होते थे। तो नियॉन गैस वाले जो बल्ब होते थे ना, उसमें जो था, उसमें वह जो बल्ब थे वह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सब जो है यहाँ पर इन लोगों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के लगातार उत्सर्जन होने के कारण ना ये प्रकाश उत्पन्न होते हैं। चलिए हम उन सभी बातों को साइड में रखते हैं, किनारे पर रखते हैं, आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्या है कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या कहता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है हमारा कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब का जलना, दिन और रात का होना। दिन और रात अस्थायी है दोस्तों, दिन है रात होगी, फिर रात है फिर सुबह दिन होगी, ये जो है। फिर वैसे ही कांच का टूट जाना, अगर हमारे पास कांच है, ये कांच है, अगर इस कांच को मार दे टूट गया तो भाई ये कांच ही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसलिए इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। सेकंड पॉइंट पे आओ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। हम क्या कहेंगे, वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बन गया तो दही से बाबू हम फिर से दूध नहीं प्राप्त कर सकते। नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बन गया, तो नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बन गया तो वो वहां पर क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। ठीक वैसे ही भोजन का दुर्गंधित हो जाना, ताजा भोजन है ठीक है, लेकिन भोजन कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, दुर्गंधित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें से अप्रिय स्वाद आने लगती है, अप्रिय गंध आने लगती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। फिर है अपने पास कि भोजन के दुर्गंधित होने के साथ साथ कागज का जलाना। देखिए दोस्तों हमारे पास यह एक कागज है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस कागज को ऐसे फाड़ दें, ऐसे फाड़ दे दोस्तों, वैसे तो फाड़ना नहीं चाहिए, मैं इसको फाड़ रहा हूँ। अगर मैं इसको फाड़ दूँ दोस्तों, मैंने इसको फाड़ दिया तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यह कागज ही है, कोई दूसरा तो पदार्थ नहीं बना, कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना। लेकिन इसी कागज को दोस्तों अगर हम माचिस की मदद से इसको जला दें, लाइटर की मदद से जला दें दोस्तों, तो वह क्या बन जाएगा, कालिक बन जाएगा। क्या उस कालिक का उपयोग आप लिखने में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस कालिक का उपयोग आप लिखने में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कालिक बनने के बाद वो जो परिवर्तन हो गया वह अस्थायी परिवर्तन हो गया, और जब अस्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध दही में जब चेंज हुआ तो दही से हम दूध नहीं बना सकते, कागज जल गया तो जलने के बाद उससे हम फिर से कागज नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास है कि भोजन का दुर्गंधित होना, दुर्गंधित भोजन को हम अच्छा भोजन नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चेंजेस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि तब रासायनिक परिवर्तन से ही हमारा क्या बना हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन से ही दोस्तों क्या बना हुआ है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले पदार्थ, वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले पदार्थ, वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है दोस्तों, तो क्या बनाता है, जल बनाता है। हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप कोई भी टीचर होगा ना, ये बिल्कुल बताया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। लेकिन नॉर्मली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके ऐसे करें, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये ले फटाक से जल, नहीं होता दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा करने के लिए आपको जल बनाने के लिए बहुत हाईली टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं और स्पार्किंग की सहायता से, चिंगारी की सहायता से जल की प्राप्ति होती है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का गुण होता है दोस्तों जलने का, और ऑक्सीजन का गुण होता है जलाने का दोस्तों। लेकिन जो हमारे पास जल प्राप्त हुआ वो जल किस प्रकार का गुण रखता है, तो उस जल में दोस्तों बुझाने का गुण होता है। किसका गुण होता है दोस्तों, बुझाने का गुण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए हाइड्रोजन का संकेत होता है दोस्तों H, और ऑक्सीजन का संकेत होता है O, ठीक है। और अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के दो अणु
और ऑक्सीजन के एक अणु आपस में जुड़ते हैं तो जल के 2 अणु बनाते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम इसे इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को, यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों संकेतों और सूत्रों में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं दोस्तों, संकेतों और सूत्रों में, संकेतों और सूत्रों में। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखेंगे ना दोस्तों, तो उसी चीज को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे के पॉइंट पर बढ़े दोस्तों। तो आगे हमारे पास परमाणु है। परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, अणु क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि हम आपको बता दें, समझ लीजिए A to Z जो होंगे ना, A to Z जितने भी हैं आप याद कर लीजिए, जितने भी ABCD वाले अक्षर हैं वो सारे के सारे परमाणु हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें बस उसमें संख्यात्मक मान नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी ABCD में से देख लो भाई, अगर H को देखें, H हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि परमाणु को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु के हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। तो जब परमाणु के खंड और टुकड़े नहीं कर सकते तो भाई अगर हम इस H को टुकड़े कर दें तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा, क्या कोई मतलब नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा। तो परमाणु जो होते हैं अंग्रेजी में जितने भी लेटर है ना दोस्तों, जैसे H है, जैसे C है, जैसे N है, जैसे P है, जैसे O है, जैसे आपको जैसे आप ले लीजिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप हम ले सकते हैं Li है। ठीक है दोस्तों, Li। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इन सभी चीजों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये सारे हमारे परमाणु हैं। अब इसमें दोस्तों अगर हम गणित लगा दें, यानी कि इसमें हम संख्या दे दें, जैसे H2 हो जाए, जैसे O2 हो जाए, जैसे N2 हो जाए, जैसे Cl2 हो जाए, ये सारे जो है ना अणु है दोस्तों, ये सारे क्या है, अणु है। ध्यान देना, अणु परमाणु की जानकारी रखिएगा, हम इसको अच्छे से बताएंगे। आते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वहां पर रसायन विज्ञान का विकास। तो दोस्तों क्लास 11 के बुक के अनुसार कहा जाता है कि रसायन विज्ञान का जो विकास है, रसायन शास्त्रियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसका विकास जो है 4000 मिलियन वर्ष पहले हो चुका है, रसायन विज्ञान का। लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि रसायन विज्ञान की जो खोज है ना, रसायन विज्ञान का जो विकास है ना, इसका कारण 2 ही चीज है। पहला चीज जो है वो, पहला चीज क्या है दोस्तों, वो पहला चीज है जिसमें है पारस पत्थर की खोज, और जो दूसरा है वो दूसरा क्या है दोस्तों, तो अमृत की खोज। ये 2 चीजें जिसमें पहला चीज के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम बता देते हैं। देखिए पारस पत्थर जो है, लोगों की मान्यता ये थी कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिससे हम लोहे या हम कह सकते हैं घटिया किस्म की चीजों से स्पर्श करा दें तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। अल्केमिस्ट जो थे ना, किमियागर लोग जो थे, उनकी मान्यता ये थी कि अगर हम पारस पत्थर की खोज कर लेते हैं तो उस पारस पत्थर को हम लोहे या किसी भी घटिया चीज़ों से स्पर्श करा देते हैं तो उससे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वह महंगे धातु में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी ही मान्यता थी जिसके कारण लोग जो है खोज करना शुरू किए। और अल्केमिस्ट लोग जैसे ही खोज करना शुरू किए दोस्तों, तो धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हुआ। धीरे धीरे उनको उस खोजने के क्रम में अनेकों चीजें देखने को मिली। ठीक है, जिसमें उन्होंने आग का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने किसका आविष्कार किया, तांबे का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने कांसे का आविष्कार किया। ये सारी चीजें मिलेंगी। और अमृत क्या है दोस्तों, तो अमृत कहा जाता है कि अमृत की खोज के लिए लोग इसलिए उसके पीछे पड़े हुए थे कि अगर अमृत मिल जाए और उसका अगर हम सेवन कर लें तो हमें अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम इस पृथ्वी पर अजय हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य से अल्केमिस्ट जो थे और जो लोग थे वो लोग जानने की इच्छा किए, खोज करने लगे, और रसायन विज्ञान का उद्भव यहीं से होता है दोस्तों। तो आते हैं प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को दोस्तों रसायन शास्त्र कहा जाता था, रस विद्या कहा जाता था, रस क्रिया कहा जाता था, रस तंत्र कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये सब कहा जाता था। ठीक है, इसका उद्भव, रसायन शास्त्र का उद्भव आपके किताब के अनुसार
जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इसका उद्भव 1300 से 1600 बीसी में कीमिया और औषध विज्ञान के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? कीमिया और औषध विज्ञान के रूप में हुआ। लेकिन कहा जाता है कि 18वीं सदी में यूरोप में इसका फैलाव हुआ, और इसका फैलाव करने वाले जो लोग थे वो थे अरबी लोग थे। अरबी लोग जैसे ही यूरोप में आए तो वो लोग लाए अल्केमिस्ट परंपरा, और इस अल्केमिस्ट परंपरा, अल्केमिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार वहां पर रसायन विज्ञान का विकास होना शुरू हुआ। प्राचीन समय में रसायन विज्ञान का महत्व क्या था, हम समझते हैं कुछ उदाहरणों की मदद से। रसायन विज्ञान जो था वह प्राचीन काल में भी उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। जैसे अगर हम रसायन विज्ञान का महत्व देखें प्राचीन काल में, या फिर रसायन विज्ञान किस प्रकार उसका विकास हुआ हम देखें उसका पुरातन समय में, पुराने समय में, प्राचीन समय में, तो दोस्तों हमारे पास आती है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त होने वाले ईंट, अगर हम उन ईंटों को देखें तो उन ईंटों में कुछ वांछनीय गुण थे। उन ईंटों में कैसे गुण थे? वांछनीय गुण थे। अगर हम उन वांछनीय गुणों की बात करें दोस्तों, क्या होता है वांछनीय गुण? तो वांछनीय गुणों की चर्चा करें तो वांछनीय गुण क्या होते हैं दोस्तों? उसमें विशेष प्रकार के गुण थे, स्पेशल कैरेक्टराइटिक्स थे। जैसे अगर हम देखें तो वो मजबूत थे, विभिन्न उसमें रंग रूप संरचना के थे। इसके साथ साथ दोस्तों वो बने हुए किसके थे? तो रेत के बने हुए थे, इसके साथ चूना के बने हुए थे, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए थे। तो ये सारी चीजें, ये जो रेत है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो चूना है, ये हमें बताता है कि हमारा रसायन विज्ञान कितना पुराना है, और उसका महत्व उस समय में भी था, और उसका महत्व अभी भी है, और उसका विकास किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हड़प्पावासी। हड़प्पा के जो लोग हैं ना दोस्तों, हड़प्पा के जो लोग हैं ना दोस्तों, हड़प्पावासी, वह फेंस बनाते थे। फेंस एक प्रकार का सजावटी सामान होता था, जो शीशा जो है, फेंस जो कांच के द्वारा बनाए जाते थे, कांच की सहायता से बनाए जाते थे। और अगर बुरा ना बने तो कांच की सहायता से इसका बनाया जाता था, लेकिन यह आभूषण के रूप में, सजावट के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। फिर है दोस्तों हड़प्पावासी जो थे ना, हड़प्पा के लोग, वो लोग सोना, चांदी, तांबा, शीशा को मिलाकर फोर्जन बनाते थे। फोर्जन क्या करता था दोस्तों? वह फोर्जन जो है एक प्रकार का हम कह सकते हैं पदार्थ था, जिसका उपयोग वो लोग हम कह सकते हैं शिल्प उद्योग में करते थे। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ऋग्वेद के अनुसार कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी कहा जाता है कि उस समय में भी रसायन शास्त्र का महत्व था, और उस समय में भी इन सभी चीजों की खोज, कुछ चीजों की खोज कर ली गई थी, और कुछ चीजों की खोज की जा रही थी। जैसे ऋग्वेद में कहा जाता है, जो 1000 से 400 बीसीई पहले की बात की जा रही है, वहां पर कहा जाता था कि वहां पे चर्म संस्करण था। चर्म संस्करण एक संस्करण है जिसमें जैसे संस्करण मतलब हम कह सकते हैं एक विधि कह सकते हैं दोस्तों। चर्म संस्करण में उस समय में वहां पर क्या बताया जाता था कि कपास को रंगने के कार्य किए जाते थे, कपास को कैसे रंगा जाता था। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आगे चलेंगे तो आगे हम लोग को मिलेगा कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो है वो बताएंगे कि पुराने समय में कौन कौन सी चीजें जो थी, उनके समय में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती थी। वैसे ही नागार्जुन है, नागार्जुन के द्वारा भी कुछ चीजों के बारे में, जैसे नागार्जुन ने सोना के निष्कर्षण के बारे में, तांबे के निष्कर्षण के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बताया हुआ था। फिर दोस्तों वैसे ही हमें मिलेगा पढ़ने के लिए कि कैसे जो है पुराने समय में चरक संहिता में चरक ने बताया था कि नाइट्रिक अम्ल को कैसे हम प्राप्त करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कहीं त्रुटि नजर आती है तो कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 7488461369। इस नंबर पे आप हमें पर्सनली मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं 7488461369। दिस इज माई नंबर 7488461369। ये मेरा नंबर है दोस्तों। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आपकी जो भी सहायता करनी होगी दोस्तों, हमसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
प्लीज़। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।